1960 तक जो अयोध्या थी वो अयोध्या बैरागियों की अयोध्या थी, वो संतों की अयोध्या थी, वो मधकरी संतों की अयोध्या थी और ग्रामीण जनता और राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित आस्था रखने वालों की, भारतवर्षी वंशियों की, जिनको अयोध्या आना ही आना है, उनकी अयोध्या थी वो। आज जो अयोध्या बन रही है वो आप समझिए कि फिर वो उसकी तुलना आप फिर रोम से कर सकते हैं, रोम के आधार पर कर सकते हैं कि एक तो एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म होगा, वो एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म, एपी सेंटर ऑफ वैष्णव नहीं, एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया। नमस्कार। नमस्कार रामदत्त जी। हाँ, स्वागत है वीएन अरोड़ा जी। वीएन अरोड़ा जी अयोध्या के बहुत सम्मानित नागरिक हैं, लंबे अरसे से पत्रकारिता का अनुभव है और प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल रहे हैं ये साकेत जो महाविद्यालय है। तो आज हम दरअसल बात करना चाहते हैं वीएन अरोड़ा जी से कि पिछले 5-7 सालों में अयोध्या में क्या परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं। आपको पता है कि इस समय बड़े जोरों से तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर का जो भूतल है और प्रथम तल है उसके निर्माण के लिए, क्योंकि वहां रामलला का गर्भगृह होगा जिसमें 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो उससे पहले एक नजर डालनी है कि अयोध्या में इधर क्या परिवर्तन हुए हैं, अयोध्या का किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से अयोध्या एक जो छोटी सी तीर्थ नगरी हुआ करती थी सरयू किनारे, वो अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र में बदल रही है। तो अरोड़ा जी कहाँ से शुरू करें? जहां सरयू जी प्रवेश करती हैं अयोध्या में गुप्तार घाट से, क्या क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, सबसे मैं दो केंद्र बिंदु रखना चाहता हूं। परिवर्तन तो 1960 के बाद आना शुरू हो गया था। 1960 तक एक अयोध्या थी, उसके बाद 1990 तक एक अयोध्या थी और उसके बाद 2019 के बाद एक अयोध्या है। हाँ, इसको 3 कालखंड में बांटा जा सकता है। लेकिन जी। जो जिन दो केंद्र बिंदुओं की मैंने बात की है वो ये है, जो बिल्कुल इसका निचोड़ है, आप समझ लीजिए एसेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू अयोध्या, नव अयोध्या। पहला तो ये है कि जो अयोध्या 4 किलो वर्ग मीटर में थी, कुल अयोध्या का जो पॉपुलेशन, जो बसी हुई अयोध्या जो थी 2000 आप समझ लें 22 तक, 2022 तक जो अयोध्या 4 वर्ग किलोमीटर में बसी हुई थी, अब वो अयोध्या 36 वर्ग किलोमीटर में बसने जा रही है या बस चुकी है, उतना विस्तार हो चुका है। और दूसरा जो है जिस पर अभी लोग हम जो पत्रकार हैं विशेष रूप से, उनकी निगाह नहीं पड़ी है कि अयोध्या का डेवलपमेंट जो है वो राम कथा के आधार पर नहीं हो रहा है। अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो अथर्ववेद के आधार पर हो रहा है। क्योंकि आपने भी पढ़ा ही होगा, आपकी जानकारी में भी होगा कि अथर्ववेद में जो अयोध्या का वर्णन किया गया है वो किया गया है अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पूर अयोध्या तस्याम हिरण्य कोश स्वर्ग ज्योतिष वृत्ता, ये अथर्ववेद में। तो ये जो संघ परिवार की जो विशेष रूप से परिकल्पना अयोध्या को लेकर सामने आई है, वो वैदिक अयोध्या के निर्माण पर है। इसलिए उन्होंने हर जगह, अभी आप देखेंगे जो भी चीजें सामने आएंगी, चाहे वो राम मंदिर में जो
भगवान की अर्चना होनी है, जो जब रामलला विराजमान हो जाएंगे तो रामलला के विराजमान होने के बाद जो उनकी 5 आरतियां निश्चित की गई हैं, जिनके लिए अयोध्या में अलग से प्रशिक्षण चल रहा है, जी। जिनमें छात्रों का चयन हो चुका है, 24 छात्रों का, और उनको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें से ही, उन 24 छात्रों में से ही कुछ लोग जो है मतलब चेंज के आधार पर वो पूजा का काम करेंगे। तो जो रामलला की जो वहां पर गर्भगृह में जब वो प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद से सारा पूजन का कार्य जो है वो वैदिक धर्म के अनुसार होगा। और अयोध्या का जो विकास किया जा रहा है दूसरी तरह से भी, जो भौतिक दृष्टि से विकास हो रहा है, जिसमें चाहे वो संग्रहालयों की बात हो, चाहे संध्या स्थल की बात हो, चाहे रामकथा पार्क की बात हो, चाहे कुंडों का जीर्णोद्धार हो, चाहे वो एयरपोर्ट का निर्माण हो, या गुप्तार घाट से लेकर नया घाट तक का रिवर फ्रंट हो, ये जो थीम पार्क है, ये सब चीजें जो हैं वो वैदिक दृष्टि से ही सामने आ रही। वैदिक दृष्टि, उसमें दृष्टिकोण अपनाया गया है हर जगह पर। और वैदिक दृष्टि में जो कोदंड राम की प्रतिमा है उसका उल्लेख है जी। अथर्ववेद में। तो अयोध्या में कोदंड राम को ही महत्व दिया जा रहा है, चाहे वो 5 वर्ष के बालक के रूप में हो, चाहे वो 35 साल के पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में हो। जो उनकी मूर्तियां लग रही हैं, वो कोदंड राम से मतलब यह है कि धनुधारी राम, जो बिल्कुल न्याय या समाज की रक्षा के लिए तत्पर है। तो आपको मालूम ही होगा कि जो रामलला की मूर्ति अयोध्या में बन रही है 5 फीट की, जो जिसके ऊपर 3 फीट का, जिस पर वो है जिनका आसन रहेगा, और 3 फीट के बाद 5 फीट की ऊंची मूर्ति जो बन रही है, वो उसकी वेशभूषा और उसका जो स्वरूप होगा वो कोदंड बालक राम का होगा। ओके। वो स्वरूप वो नहीं होगा कि जैसे हम बाल गोपाल का देखते हैं, कृष्ण जी का देखते हैं पहले जैसा था। हाँ, कि 4 पैरों पे घुटनों से चल रहे हैं। और आज भी जो वहां मूर्ति, छोटी सी जो मूर्ति 1949 की मेक शिफ्ट टेम्पल में रखी गई है, जो राम जन्मभूमि में 1949 में रखी गई थी, वो वही है, बिल्कुल बाल स्वरूप वाली है। तो लेकिन नई मूर्ति में ये सुविधा होगी कि जो तीर्थ यात्री या जो वहां जाएंगे तो वो दूर से उनको स्पष्ट दिखाई देगी, और ये कहा जा रहा है कि वो आंखों में सीधे देख सकेंगे। हाँ, आंखों में सीधे देख सकेंगे। इसीलिए वो 3 जो भारतवर्ष के जो 3 सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं, उन तीनों को बुलाया गया है। जी। और उन तीनों को परिकल्पना बताकर तीनों को अलग अलग रखा गया है। और आप ये कहिए कि बहुत ही अभी तक उन मूर्तियों को मेरे ख्याल से जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन्होंने गढ़ते हुए देखा है, या फिर किसी अधिकारी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन किसी के पास उसकी कोई छवि नहीं है। वो नहीं, अरोड़ा जी, जो मंदिर बन रहा है और जो मूर्तियां रखी जाएगी, मेरे ख्याल से उस पर हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी हम जानना चाहते हैं कि जैसे अयोध्या की गलियां हैं, अयोध्या के रास्ते हैं, अयोध्या के बाजार है, नागरिक सुविधाएं हैं, तीर्थों के रूप में तीर्थाटन करने वाले, तो उस तरह से क्या, जैसे एक ये बात चले कि बहुत जल्दी एयरपोर्ट का, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, जो केंद्रीय जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे वहाँ, और मुख्यमंत्री योगी जी भी गए थे। तो ये एयरपोर्ट भी, पहले तो वहाँ बहुत छोटी सी हवाई पट्टी होती थी। हाँ, बस हवाई पट्टी होती थी, एयर स्ट्रिप होती थी, जिसपे 8 सीटर 9 सीटर हवाई जहाज उतर सकता था। और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो शहर के बीच में है, शहर के अंदर है। अब इसको शहर से बाहर क्यों नहीं ले गए,
शहर से दूर क्यों नहीं ले गए ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये ऐसा एयरपोर्ट है जो बिल्कुल शहर के अंदर है और हुँ। इसमें इसमें इसके निर्माण में अवध विश्वविद्यालय की आधी यूनिवर्सिटी चली गई। आधी यूनिवर्सिटी, बाकी जो ज़मीन अधिग्रहित हुई वो ज़मीनें जो थीं वो फार्म के रूप में थीं। तो अभी तो एयरपोर्ट पर 2200 मीटर का इनकी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार है, जिसपे A320 के विमान जो हैं 90 सीटर विमान जो हैं, वो उतर सकेंगे। लेकिन इसकी 3.5 किलोमीटर का सेकंड फेज़ अब स्टार्ट हो रहा है, तो 2200 के बाद इन्हें 1300 और बनाना है। तो 1300 जिस दिन 1300 का स्ट्रिप और बना देंगे, तब उसके बाद जो है इंटरनेशनल फ्लाइट या कह लीजिए आप बोइंग्स उतर सकेंगे। अच्छा, वहाँ की सड़कें बहुत सकरी गलियाँ थी जिनको बीच में हाँ, हम लोग राम देखिए मंदिर आंदोलन के दौरान आते-जाते हाँ, थे जी, जी, और जी। क्राउडेड गलियाँ थी, मेन रोड थी, उस सब को भी बदला जा रहा है, उसको क्या चौड़ाकरण हो रहा है, क्या हो नहीं, रहा है, किस तरह उसमें से? चौड़ीकरण तो ये नहीं कर सकते, चौड़ीकरण अगर करना होगा किसी किसी स्थान विशेष पे चौड़ीकरण किया जा सकता है या करने की इनकी योजना हो सकती है, लेकिन अभी अंदर इन्होंने कोई तोड़-फोड़, कोई बदलाव नहीं किया है। इन्होंने जैसे ये नए घाट से लेकर और फैज़ाबाद के शहादतगंज बाईपास तक जो 13.5 किलोमीटर की सीधी रोड थी, उसका चौड़ीकरण किया है। वो हो जी। चुका है, कंप्लीट हो चुका है और 30 से 50 मीटर उसको रखा है। जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, वहाँ 30 मीटर लिया है और बाकी जहाँ बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ नहीं करनी थी, वहाँ 50 मीटर तक ये गए हैं और वो रोड बन चुकी है। वो रोड इसके साथ लेकिन उस रोड को इन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया है। उस रोड को इन्होंने स्मार्ट सिटी के रूप में इस तरह बनाया है 13.5 किलोमीटर में आप समझिए रोड तो ऊपर रहेगी, उसके नीचे जो है 3 डक्ट चल रही है। एक डक्ट इन्होंने 10 बाई 10 की बाएँ हाथ पर बनाया है, कंक्रीट डक्ट है और एक रोड के दाहिनी ओर बनाया है 10 बाई 10 की। ये 2 डक्ट बनाई है इन्होंने और रोड के बीचों-बीच ये 15 फीट से लेकर 45 फीट तक खोदते हुए, ढलान देते हुए सीवर पाइपलाइन ले गए हैं। अच्छा, ये एक तो जो ये हो गया। हनुमानगढ़ी होके हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और कनक महल होते हुए फिर इधर ये राम जन्मभूमि का जो रास्ता था, इसमें भी तीर्थयात्रियों के लिहाज से कुछ परिवर्तन किए गए होंगे ताकि हाँ, आवागमन इसको सुगम हो। इसको इसको न देखिए अब 3 नाम पे आई है, 3 पथ के नाम इन्होंने दिए हैं। जो हुँ। जो सरयू नदी से और फैज़ाबाद पुराने फैज़ाबाद तक जो बाईपास तक जो 13.5 किलोमीटर की रोड बन रही है, बन बन चुकी है हुँ। उसका नाम इन्होंने दिया है रामपथ। जी। और जिस रोड की बात आप कर रहे हैं, जो हनुमानगढ़ी से होके दशरथ महल होते हुए फिर कैकेयी भवन वगैरह होते हुए जन्मभूमि पहुँचती थी, जिससे हम लोग आते-जाते थे। क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन नहीं था, फ़ोन करने के लिए हम लोग हनुमानगढ़ी चौराहे ही आना पड़ता था, और बार-बार वहाँ तो दौड़ बड़ा सब भौतिक परिवर्तन हो गया, सब हाँ, तमाम जो मानस भवन और जन्मभूमि मंदिर नहीं और ये ये तो सब सब तो खत्म कैकेयी भवन वगैरह सब खत्म हो गया, वो हाँ, तो सब बहुत समाहित सारे पुराने उसमें मंदिर वो तो हाँ, कल्याण सिंह के टाइम पे भी तोड़ दिए गए थे, अधिग्रहित हुए नहीं थे। अधिग्रहित हुए थे हाँ। अधिग्रहित हुए थे। और हुँ। ये सब था लेकिन तो अब ये हम 3 पथ की बात कर रहे हैं, तो एक पथ जो है वो स्मार्ट सिटी की दृष्टि से रामपथ 13.5 किलोमीटर का और दूसरा पथ जो इन्होंने बनाया है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी से सीधे दशरथ महल होते हुए जन्मभूमि जाता है, ये 800 मीटर का है। इस पे जो आपको दुकानें पहले दिखाई देती थी जी। कि जो वो दुकानें लड़ी की, छोटे-छोटे मूर्तियों की, चमकती हुई चूड़ियों की, इन सब की पूजा भक्ति सामग्री और ये सब ले पूजा जाते पूजा थे। सामग्री और इन सब की वो अब नहीं है मतलब वो सब तोड़ दी गई हैं पीछे चली गई हैं, काफ़ी पीछे छोटी हो गई हैं। उसका भी चौड़ीकरण किया गया है और उसमें भी इन्होंने ये डक्ट्स और सीवर लाइन डाल दी। अच्छा, ये एक ये 800 जो थाने होके पीछे-पीछे सड़क जाती थी, उसमें भी कुछ चेंज हुआ? नहीं, नहीं, राम नहीं। जन्मभूमि थाने होके देखिए पीछे-पीछे सड़क नहीं, जाती नहीं थी। उसको नहीं छुआ है। उसको हुँ। अभी नहीं छुआ है
और उधर से ये अभी रास्ता नहीं दे रहे हैं। उधर से जब रास्ता देंगे तो फिर वो ये जो टेंट सिटी बना रहे हैं, एक टेंट सिटी पीछे बना रहे हाँ, हैं। बड़ी चर्चा है कि 5 स्टार टेंट सिटी बन रही है वहाँ। हाँ, फिर हाँ, बता रहा हूँ। तो पहले जी। पथ की हम लोग बात कर लें, तो रामपथ 13.5 किलोमीटर, 800 मीटर का इन्होंने भक्ति पथ बनाया है, जो हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि जा रहा है। और तीसरा जो है राम जन्मभूमि पथ बनाया है, जो वास्तव में मुख्य पथ रहेगा। ये 5-550 मीटर का है। ये बहुत सुंदर है। मतलब अच्छा। इसी में सारी व्यवस्था इन्होंने किया है। ये हुँ। बिरला धर्मशाला के सामने से शुरू हो रहा है, जहाँ पर किसी ज़माने में आपको याद होगा अयोध्या बस स्टैंड हुआ करता था, बस स्टेशन हुआ करता था। जी, जी, जी। अयोध्या बस स्टेशन, वहाँ से बस उसी के गेट से इन्होंने सड़क के गेट से ही ये राम जन्मभूमि पथ स्टार्ट हो रहा है, 500 मीटर का है। और इसी पथ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, जिसमें कई कार्यालय हैं कि लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, बुकिंग कराना है या आरती की दर्शन के लिए बुकिंग कराना है, रुकना है, पानी पीना है, सामान रखना है, और या और कोई काम करना है, ये सब चीजें जो हैं वो इन्होंने किया है। तो 3 तो पथ बन गए। अब जब स्मार्ट सिटी की बात आती है, तो अंदर अयोध्या शहर के अंदर या फैजाबाद शहर के अंदर इन्होंने चौड़ीकरण तो नहीं किया है। किसी अंदर की सड़कों पर चौड़ीकरण का काम तो नहीं किया है। चौड़ीकरण केवल वहां हो रहा है जहां पे फ्लाईओवर ले जा रहे हैं। एक फैजाबाद में भी एक फ्लाईओवर जो है रेलवे रेलवे फतेहगंज रोड पर एक फ्लाईओवर बन रहा है, वहां चौड़ीकरण किया है। वहां आवश्यकता हुँ। भी थी, वहां चौड़ीकरण किया जा रहा है। फ्लाईओवर भी लगभग कंप्लीट है, तो वहां चौड़ीकरण किया है। लेकिन इन्होंने एक काम किया है कि अब देखिए शहर तो पुराना है, दिक्कतें आएंगी कि हर सड़क पर, गलियों में, हर गली में इन्होंने सीवर लाइन डाल दी है। हुँ। अच्छा, तीर्थ यात्रियों के लिहाज से सरयू के किनारे क्या घाटों में या और मार्गों में क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं, सरयू के की दृष्टि से तो इन्होंने काफी परिवर्तन कर दिया है कि घाट को जो बांध था वो काफी लंबा उसको ले गए, काफी लंबा आगे बढ़ा दिया है। हाँ। और व्यवस्था ऐसी की है कि सीढ़ियां आप लगातार रामघाट से लेकर बांध के किनारे सरयू नदी पर सीढ़ियां जो हैं वो रामघाट से लेकर झुमकी घाट तक सीधे चली गई, करीब 2-2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में। वो सीढ़ियां जो हम लोग पुराने घाट पे देखते थे पुल के नीचे, वो सीढ़ियां काफी लंबे, घाट बहुत लंबा हो गया है। हुल्ला घाट घाट, लंबा हो गया। हाँ, 2 ताकि किलोमीटर। भारी संख्या में जब तीर्थयात्री आए तो उनको दिक्कत हाँ, ना होना आने में। हाँ। और राम की पैड़ी में भी जो पानी है वो अनवरत बहता हुआ पानी है। तो राम की पैड़ी भी स्नान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, गहरी नहीं है, उसको उन्होंने 5 फीट कर दिया है, 4.5 फीट गहरान उसकी, और निरंतर बहता जल है। तो ये है, तो वैदिक दृष्टि से ही ये इसको कर रहे हैं, चाहे वो, और हाँ, उधर चौड़ीकरण। गुप्तार घाट की तरफ से भी जो फैजाबाद कैंट की तरफ है, वहाँ पे कुछ नया कोई नहीं, नहीं, टापू में बहुत कुछ। अब, नहीं, नहीं, अब तो उसको पहचान ही नहीं सकते आप। अच्छा। गुप्तार घाट का जो इलाका है, उसको आप पहचान ही नहीं सकते। पुराने लोग, हम ही नहीं पहचान पाए। तो जो क्या जहाँ हुआ वहाँ? वहाँ पर इन्होंने जैसे चक्र में पार्क होते हैं, चक्र में पार्क, मतलब बहुत विस्तृत, मतलब वो पार्क और पाथवेज, रोड्स, ब्यूटिफिकेशन ये किया है। और एक तरह से कहिए कि और रिवर बैंक ये बना रहे हैं, वहां से गुप्तार घाट गुप्तार घाट से लेके अयोध्या तक रिवर बैंक ले जा रहे हैं। अच्छा, वो और सड़क भी बन जाएगी पूरा? हाँ, वो सड़क बनना शुरू हो गई है, वो सड़क बनना शुरू हो गई है। फैजाबाद में गुप्तार घाट में जब एंटर करती हैं सरयू, तो ये सरयू का जो बीच में ऐसा है कि
प्रतिवर्ष 50 वर्ष से ये मैं देखता आया हूँ अपने बचपन से कि बरसात के बाद अब इस समय बनना शुरू हो गया होगा, वो द्वीप बन चुका होगा, मतलब आकार लेने लगा होगा। सरयू के बीचों बीच वहां उसी द्वीप के दो तरफ से सरयू की धारा बढ़ जाती है। जब द्वीप का क्षेत्र आता है तो आने वाली सरयू की धारा दो क्षेत्र में बढ़ जाती है। एक इधर घाट की ओर आ जाती है, दूसरी जो है बस्ती और गोंडा की ओर से फिर द्वीप जहां खत्म होता है फिर धारा मिलकर अयोध्या के लिए चल देती है। तो ये द्वीप का मतलब ये है कि बीच में टीला निकल आता है, रेतीला। और इस टीले ये करीब मेरे ख्याल से 30 40 45 50 एकड़ का क्षेत्र रहता है। ये डिपेंड करता है सरयू नदी के पानी और धारा पर कि कितना बड़ा बनेगा। 35 एकड़ का भी बन सकता है, 65 एकड़ का भी बन सकता है द्वीप। और इसका इस्तेमाल अभी तक जो है वो नदी के किनारे रहने वाले जो निषाद लोग हैं, जो नाविक लोग हैं और लोग ककड़ी खरबूजा सब बोया जाता था। ककड़ी खरबूज तरबूज बोने के लिए करते रहे। लौकी, तो जो लोग गुप्तार घाट टहलने जाते थे तो गुप्तार घाट से हर व्यक्ति जो टहलने मॉर्निंग में जाता था, मॉर्निंग वॉक करने, उनमें से अधिकांश लोग 80% लोग वहां से लौकी, तरोई और खरबूजा ये झोले में लेके जरूर लौटते थे। तो आप वहाँ क्या बना रहे हैं? अब वहां पर ये 5 महीने के लिए वहां पर एक, अब उसको टेंट सिटी तो नहीं कहेंगे, वो जो आपके लकड़ी और कार्डबोर्ड वगैरह से जो टेम्परेरी हाउसिंग होती है पंचवटी में, हाँ। कि उसमें लोग आके वहां पर ध्यान कर सकें, साधना कर सकें, वहां रुक सकें, वहां भोजन कर सकें, अपना भोजन आपने रुकने वाली बात की तो देखिए, पहले अयोध्या में अच्छे होटल वगैरह नहीं थे, सब लोग आके फैजाबाद में 2 होटल, फैजाबाद में थे, अयोध्या में तो कभी रहे ही नहीं। अवध और कृष्णा पैलेस में रहते थे हम लोग। अवध और कृष्णा पैलेस, अयोध्या की तरफ भी काफी होटल बन रहे हैं उधर। नहीं, बन चुके जो लोकल आसपास के रहने वाले लोग थे, जिनके पास जो कर सकते थे, मतलब उनको हम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहेंगे कि होटेलियर नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत से लोग थे जो लगा सकते थे 30-35 करोड़ रुपया। तो इस तरह के होटल्स वहां पे बन गए हैं। और बड़ी चेन्स भी आ रही हैं, बड़ी होटल चेन्स भी आ रही हैं। हाँ, बड़े होटल्स के लिए जो है वो जमीन इन्होंने अलॉट कर दी है, लोगों ने अप्लाई कर दिया है, और लेकिन अभी जो है वो काम शुरू नहीं हुआ है। तो उसमें ताज का भी नाम है, मेरिडियन का भी नाम है, आपके ये रेडिसन का भी नाम है। तो ये होटल्स ये आ रहे हैं, लेकिन ये आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5 साल लगेगा। और ये जो नई अयोध्या, नव्य अयोध्या बन रही है, ये जो बाईपास जाता है, हाँ जी, तरफ, हाँ, बाईपास गोरखपुर की ओर जो जा रहा है अयोध्या से निकलता हुआ, उसके दाहिने तरफ जो जमीन थी वो फॉर्म से बंजर जमीनें थी, वो ले ली गई हैं। और वहां पर जो है नव्य अयोध्या, वो जो नव्य अयोध्या बन रही है, वो मैं बता रहा था, यही की जो वैदिक ऋचाओं में जिन चीजों का वर्णन है उनका नव्य अयोध्या में वो कर रहे हैं। और वहां तक इनकी योजना जो है सरयू का जल लाने के भी है। सरयू का जल लाकर वहां पर उसका एक झील बनाएंगे। उस नव्य अयोध्या में एक झील का निर्माण भी एक चीज मुझे आप जरा समझाइए कि जो अयोध्या, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि अगर हम हरिद्वार से तुलना करें तो अयोध्या में ज्यादातर जो तीर्थयात्री पहले आते थे, वो जो 2-3 मेले थे, कार्तिक मेला है, रामनवमी है, श्रावण जूना मेला है, और वो गरीब जो ईस्टर्न यूपी से, बिहार से जो लोग अपना चना चबेना लेके गठरी पे आते थे और अपना जमीन पे ही लेट के या अपना गुजारा कर लेते थे। तो जो गरीब या सामान्य तीर्थयात्री जो बहुत आए थे, ये तो मैंने समझ में आ गया कि जो बाहर के देशी विदेशी पैसे वालों के लिए सब व्यवस्था हो रही है, एयरपोर्ट से लेके, होटल से लेके सब चीजों का।
तो उन गरीब जो यात्रियों के लिए कुछ हो रहा है ताकि उनको भी उनका बेहतर ढंग से वो आए, दर्शन करें और रहें और वापस जाएँ? नहीं, वो तो देखिए वो तो आज भी आते रहेंगे, नहीं क्योंकि मतलब जो उनके लिए कुछ नई सुविधाएँ हो रही हाँ, हैं? बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो 3 मेले हैं अयोध्या में, जो जो प्रोविंशियलाइज़्ड भी हैं, प्रांतीयकरण उनका बहुत पहले हो चुका है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो है रामनवमी का मेला है। इसके अलावा जो है कार्तिक पूर्णिमा का मेला है, और कार्तिक पूर्णिमा और एक जो है श्रावण झूले का मेला है। 3 तो प्रमुख मेले हैं, और चौथा मेला जो है जिसमें विशेष रूप से विभिन्न जो हिंदू धर्म में जो विभिन्न संप्रदाय हैं, वैष्णव या सखी संप्रदाय या इन सबके जो भक्त और जो उनके शिष्य हैं, वो आते हैं राम विवाह के अवसर पर। जी, जी। इस चौथे मेले का भी प्रांतीयकरण जो है वो पिछले सप्ताह 10 दिन में योगी जी ने आदेश दिया है प्रांतीयकरण किए जाने का। तो अब 3 मेलों के बजाय 4 मेले लगेंगे। 3 मेले तो ऐसे मेले हैं जिनमें पूर्ण रूप से 98% जो थे वो ग्रामीण जनता आती थी, ग्रामीण लोग आते थे। देखिए, इसीलिए मैंने 3 कालखंड की बात की कि 1960, 1990 और 2019 के बाद। तो इसका 3 कालखंड आता है कि 1960 तक एक कालखंड था जब अयोध्या केवल 2-3 ट्रेनों से कनेक्टेड था। कनेक्टिविटी के लिए कोई पुल भी नहीं था, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई रेलवे लाइन भी नदी के ऊपर नहीं थी। तो इस वजह से आसपास के जिलों और पूरे देश भर से जो प्रमुख शिष्य होते थे संत महंतों के, वो इन अवसरों पर आते थे। 1960 के दशक के बाद अयोध्या में जब ब्रिज बन गया, ये ब्रिज जो है वो करीब 1.25 किलोमीटर लंबा है, क्योंकि अयोध्या में सरयू का पार्ट जो है वो काफी चौड़ा है। उस समय तो हुआ करता था, आज भी चौड़ा है। तो 1.25 किलोमीटर लंबा सिर्फ ब्रिज है जो नदी के ऊपर से जाता है। तो उस ब्रिज के बन जाने से लोगों का आवागमन बढ़ा, कनेक्टिविटी बढ़ी और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी कुछ। पहले तो अब 2 तो ट्रेनें रेलवे स्टेशन भी काफी विस्तार हो रहा है, रेलवे स्टेशन का भी काफी विस्तार। मतलब 1960 के दशक में केवल 2 ट्रेनें चलती थी। एक को कहते थे दून एक्सप्रेस और एक सियालदह एक्सप्रेस, बस 2 ट्रेनें और एक आध पैसेंजर लोकल लखनऊ से फैजाबाद। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ 65 ट्रेनें, आज की तारीख में 65 ट्रेनें हैं जो अयोध्या फैजाबाद से रुक रही हैं, क्रॉस हो रही हैं। और अब डबल लाइन बन रही है, बन चुकी है, लगभग पूरी है लखनऊ से फैजाबाद। तो ये मेरे ख्याल से 22 जनवरी से पहले डबल लाइन भी हो जाएगी। तो 22 जनवरी के अवसर पर मेरे ख्याल से 4-6 अयोध्या से ओरिजिनेट होने वाली 4-6 कम से कम ट्रेन का विचार होगा या उसकी घोषणा हो। तो ट्रेनों से कनेक्टिविटी बढ़ गई, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और जो ये पैरेलल लेकर चल रहे हैं। देखिए 1960 तक जो अयोध्या थी वो अयोध्या वैरागियों की अयोध्या थी, वो संतों की अयोध्या थी, वो मदकरी संतों की अयोध्या थी, और ग्रामीण जनता और राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित आस्था रखने वालों की, भारतवंशियों की, जिनको अयोध्या आना ही आना है, उनकी अयोध्या थी वो। आज जो अयोध्या बन रही है वो आप समझिए कि फिर वो उसकी तुलना आप फिर रोम से कर सकते हैं। रोम के आधार पर कर सकते हैं कि एक तो एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म होगा, वो एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म, एपी सेंटर ऑफ वैष्णव नहीं, एपी सेंटर ऑफ हिंदुइज्म। मतलब हिंदुत्व का वेटिकन सिटी बन रहा है। हाँ, हिंदुत्व की, क्योंकि यहाँ पर जो नव अयोध्या बन रही है, इसमें जो विभिन्न देश हैं, इन देशों के एम्बेसीज को भी
जमीन दी जा रही है। जो भारतवर्ष के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति का हो, चाहे आपके दक्षिण का लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, जो भी है, उनको भी तिरुपति बालाजी हो, इन सबको अयोध्या में जमीन दी जा रही है अपना स्थान बनाने के लिए। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनको धर्मशाला बनाने के लिए या उनको अपना कोई कार्यालय खोलने के लिए, अपने जो उनके कर्मचारी हैं उनके लिए गेस्ट, वो अगर अयोध्या आना चाहते हैं तो उनके लिए गेस्ट हाउस के लिए वो सारा प्रोविजन इस नव अयोध्या में किया गया है। 6000 स्क्वायर फीट के हिसाब से वहां जमीन इस समय तो एक वाक्य में कहें, काफी लंबी बातचीत हो गई, तो वैरागियों की जो अयोध्या थी, राम भक्तों की अयोध्या, अब पर्यटकों के लिए तैयार हो रही है। देश वो विदेश 180 डिग्री, वो तो 180 डिग्री 180 डिग्री पर एक परिवर्तन जो है वो 180 डिग्री पर हुआ है। तो और अब जो ऐसे लोग जिनको तमाम सुविधाएं चाहिए, हाँ, और वो भी बड़े आराम से ट्रेन से, हवाई जहाज से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ सकेंगे, अच्छे अच्छे होटल में रह सकेंगे। हाँ, और उम्मीद है कि जो परंपरागत आने वाले मेलों में आने वाले जो आम जनता है, गरीब है, उनका भी स्वागत इस नई हाँ, अयोध्या में उनके लिए रैन, हाँ मैं बताना आपको भूल गया कि रैन बसेरे हैं, और एक जो मोबाइल टॉयलेट होता है, हाँ, वो हजारों की तादाद में, वो बन रहे हैं। हाँ वो हजारों की तादाद बन नहीं रहे, वो है अयोध्या में है, मेलों पे लगा दिए जाते हैं, मोबाइल टॉयलेट्स लगा दिए जाते हैं जगह जगह पर, हर 50 मीटर पर मोबाइल टॉयलेट्स हो जाते हैं, और वो हजारों की संख्या में उन्होंने एक्वायर कर रखा है, रैन बसेरे बना रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, जो अब मैं देख रहा हूं कि जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अयोध्या आने वाला जो सक्षम तीर्थयात्री या टूरिस्ट है, वो अयोध्या में कम से कम 4-5 दिन रुके, तो उसकी पेरीफेरी में वो ऐसी चीजें बना रहे हैं कि लोग वहां जाने के लिए मजबूर हो जाएं। जब अयोध्या आ रहे हैं तो केवल रामलला का दर्शन ही नहीं करें, 4-5 दिन वो अयोध्या में रुके, मतलब जहां भी रुक रहे हैं, जिस होटल में, जिस धर्मशाला में या किसी के यहाँ, तो वो केवल रामलला का दर्शन ही न करें, वरन उन वैदिक सभ्यता संबंधित उन स्थानों पर भी जाएं जिनको आधुनिक रूप में सामने लाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इससे अयोध्या के अलावा आसपास के जो जिले हैं, गोंडा है, बस्ती है, बाराबंकी, इन सब के लोगों का भी कुछ आर्थिक विकास होगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, और इसके अलावा तो जैसा कि आपने कहा कि ये हिंदुओं के लिए एक बड़ा रोम की तरह एक बड़ा आकर्षण बन जाएगा। ये एक केंद्र हिंदुओं के लिए, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और योगी मोदी सरकार मिल करके एक तरह से ये एक हिंदुत्व का बड़ा केंद्र बना रहे हैं, और इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि ये राजनीति का भी, भावी राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र होगा, और इसी दृष्टि से इसको विकसित किया जा रहा है, और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीएन अरोड़ा जी, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।